India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है। उन्हें सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 5 महीने से हिरासत में हैं। गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेजों के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह मुकदमे के तथ्यों पर नहीं जा रही हैं। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास के कविता के कथित घोटालों में शामिल होने के क्या सबूत हैं और जो सबूत हैं वो कोर्ट को दिखाए कि कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में है। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को के कविता की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड भरने और गवाहों से छेड़छाड़ न करने और अफवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को जमानत दी। कविता को ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई है। अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है। कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा करना होगा। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि वह पढ़ी लिखी है या विधायक या सांसद है, तो उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि वे शराब घोटाले में कविता की संलिप्तता को सिद्ध करने के लिए कविता के खिलाफ साक्ष्य पेश करें। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने में उनके चयनात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की। जस्टिस गवाई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है उसे गवाह बना दिया गया। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं। आप किसी भी आरोपी को चुन चुन कर नहीं रख सकते। जस्टिस गवाई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को चेतावनी दी कि अगर वह गुण दोष के आधार पर जमानत का विरोध करना जारी रखते हैं तो न्यायालय आदेश में ऐसी टिप्पणियां करेगा। इस बिंदु पर लगभग 1 घंटे तक बहस करने के बाद एएसजी ने आगे कोई दलील देने से परहेज किया। उन्होंने एक समय तो ये भी कहा कि वह निर्देश लेने के बाद जमानत स्वीकार करेंगे। हालांकि सुनवाई स्थगित करने से इनकार करते हुए खंडपीठ ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया। आदेश में खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और सीबीआई ईडी दोनों मामलों में आरोप पत्र, अभियोजन, शिकायत दायर की जा चुकी है। इसीलिए याचिकाकर्ता जो 5 महीने से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं, उनसे हिरासत में पूछताछ अब आवश्यक नहीं है। साथ ही दोनों मामलों में मुकदमे जल्द ही पूरे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 493 गवाहों की जांच की जानी है और दस्तावेजी साक्ष्य लगभग 50,000 पृष्ठों के हैं। खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया के फैसले में अपनी टिप्पणी को दोहराया कि विचाराधीन हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। खंडपीठ ने आगे कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 45 उपधारा 1 का प्रावधान महिला को जमानत के मामले में विशेष विचार का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की गई इस टिप्पणी की आलोचना की कि पीएमएलए एक्ट की धारा 4 के प्रावधान उच्च स्तर की महिला पर लागू नहीं होते। कविता को लेकर ईडी का दावा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी।
इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी है। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19 से 20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया, जहां पर उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई। अदालत फिलहाल इस संबंध में दलीलें सुन रही है। सीबीआई की ओर से केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की थी और ऐसे में सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल ने 40 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये मामला गोवा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर साउथ ग्रुप से पैसे आए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है। सीबीआई ने कहा है कि एक और आरोपी विनोद चौहान के पास के कविता के पीए के साथ लेन देन का सबूत है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने बताया कि उनका शुगर कम हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से दोपहर का भोजन करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने पहले केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। सीबीआई का आरोप है कि गोवा चुनाव में खर्च हुआ सारा पैसा दुर्गेश पाठक के निर्देशों पर ही खर्च किया गया था। दुर्गेश पाठक दिल्ली के विधायक है और गोवा चुनाव के प्रभारी भी थे। राउज एवेन्यू कोर्ट 3 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य को भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने जामनगर कोर्ट द्वारा लगाए गए दोष सिद्ध और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ ही उनकी चुनौती को खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। ये दोष सिद्ध वर्ष 1990 में हिरासत में यातना और मौत के कथित मामले के संबंध में थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले के खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए वर्तमान याचिका को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और भट्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने जोर देकर कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है। अदालत के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई कि इस मामले को उसके समक्ष लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे देखते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया गया और नोटिस को 4 सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाया गया। भट्ट की ओर से एडवोकेट जी इमामदार और शाश्वत आनंद भी पेश हुए। ये घटना नवंबर 1990 में प्रभुदास माधव जी वेशाणी नामक व्यक्ति की मौत से संबंधित है, जो कि कथित तौर पर हिरासत में यातना के कारण हुई थी। उस समय भट्ट जामनगर के सहायक पुलिस अधीक्षक थे और जिन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर भारत बंद के दौरान दंगा करने के आरोप में वैश्वाणी सहित लगभग 133 लोगों को हिरासत में लिया था। 9 दिनों तक हिरासत में रखे गए वैशाणी की जमानत पर रिहाई के 10 दिन बाद मौत हो गई और उनकी मौत यानी कि उनकी मृत्यु के बाद हिरासत में यातना के आरोपों पर भट्ट और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 2019 में राज्य की जामनगर जिले के सेशन कोर्ट ने भट्ट और पुलिस कांस्टेबल प्रवीण सिंह जाला को दोषी ठहराते हुए मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपनी सजा को चुनौती देते हुए जाला, भट्ट, शाह और पांड्या ने 2019 में हाईकोर्ट का रुख किया। उनके आपराधिक अपील खारिज करते हुए जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस संदीप एन भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि जामनगर कोर्ट द्वारा दिया गया तर्क सही था, इसीलिए सजा के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका का निपटारा किया जिसमें कथित अवैध रेत खनन धन शोधन मामले में संबंध में तमिलनाडु के जिला कलेक्टर्स को जारी समन पर रोक लगाने का विरोध किया गया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कार्रवाई बंद करते हुए कहा कि ईडी द्वारा
जिला कलेक्टर से मांगे गए अधिकांश दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। शेष दस्तावेज 1 सप्ताह के भीतर मुहैया कराने पर सहमति बनेगी। ये नोट किया गया कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा दायर कुछ पुनर्विचार याचिकाएं लंबित हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के इस कथन पर कि प्रतिवादी मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं थे, उनका भी निपटारा कर दिया गया। न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट के नवंबर 2023 के फैसले के खिलाफ ईडी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रहा था। इसके तहत वेल्लोर, त्रिची, कलूर, तंजावुर और अरियालूर जिलों के जिला कलेक्टर्स को ईडी द्वारा जारी सम्मन के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। उल्लेखनीय रूप से सम्मन पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि हाईकोर्ट का मानना था कि ईडी अपराध की आय के अस्तित्व का पता लगाए बिना समय व्यतीत करने वाली जांच कर रही है। हालांकि जांच जारी रखने की अनुमति दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और जिला कलेक्टर्स को ईडी के सम्मन का पालन करने का निर्देश दिया। जब वे उपस्थित हुए तो मुद्दा उठाया कि कलेक्टर से ईडी द्वारा मांगे गए कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद दस्तावेजों के उत्पादन की स्थिति की निगरानी के लिए मामले को कुछ मौकों पर स्थगित कर दिया गया। आज पक्षों द्वारा दिए गए बयानों के मद्देनजर कार्रवाई अंततः बंद कर दी गई। पतंजलि के द्वारा भ्रामक विज्ञापन विवाद में आईएमए के अध्यक्ष माफीनामे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने कोर्ट को बताया कि अदालत की टिप्पणी पर मीडिया ने दिए गए विवादित बयान पर पेपर में माफीनामा छपवा दिया है और इस पर आईएमए के अध्यक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमें न्यूज़पेपर की कॉपी दीजिए, बिना उसके हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अशोकन की तरफ से पेश वकील ने कहा कि मेरा इंटरव्यू कभी किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपा है। हालांकि अशोकन अदालत में मौजूद हैं और अगर अदालत चाहे तो वो अदालत से माफी मांग लेंगे। फिर कोर्ट ने कहा कि हमें पेपर हिंदू का बेंगलुरु एडिशन दिखाइए और ऐसे में जब कोर्ट ने उसमें दिए गए माफीनामे का साइज देखा, उसके बाद अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा कि माफीनामा बहुत छोटा है, हम इसे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि माफीनामा एक राष्ट्रीय पेपर में छपा, लेकिन ये बहुत छोटा है। अशोकन सभी उस राष्ट्रीय पेपर के 20 एडिशन की कॉपी अदालत में दाखिल करे जो माफीनामा उन्होंने छपवाया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत की टिप्पणी पर अशोकन ने मीडिया में बयान दिया कि वह इसी मामले में विज्ञापनों के माध्यम से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों द्वारा किए गए भ्रामक जो स्वास्थ्य दावों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 का नियम 170 आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है। मामले में केंद्र की ओर से पेश एएसजी के.एम. नटराज ने कहा कि वह स्थिति स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसते हुए शीर्ष अदालत ने 7 मई 2024 को निर्देश दिया था कि किसी विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 की तर्ज पर विज्ञापन दाताओं से एक स्वयं घोषणा लेने के बाद इसका प्रसारण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में जांच किए जाने वाले गवाहों की संख्या के बारे में केरल राज्य से जानकारी मांगी है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑक्सटन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राज्य के वकील से मुख्य आरोपी सुनील एस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, कि जमानत याचिका पर विचार करते समय इस पहलू पर निर्देश मांगने को कहा है। इस मामले में प्रमुख मलयालम एक्टर दिलीप पर फरवरी 2017 में कोची में बाहरी इलाके में चलती गाड़ी में एक्ट्रेस के अपहरण और यौन उत्पीड़न के पीछे साजिशकर्ता के रूप में आरोप लगाया गया। पल्सर सुनी के वकील एडवोकेट श्रीराम
परक्कट ने खंडपीठ को बताया कि दिलीप के वकील जो है वो पिछले 95 दिनों से एक अभियोजन गवाह से जांच कर रहे हैं। जस्टिस ओक ने इस पर राज्य से पूछा कि पुलसर सुनी 7 साल से हिरासत में है, मुकदमे में क्या प्रगति हुई क्या। खंडपीठ ने राज्य के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। राज्य को 2 सप्ताह के भीतर अभियोजन गवाह के बयान की कॉपी रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की प्रगति की निगरानी कर रहा है, समय समय पर ट्रायल जज से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है। 8 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि ट्रायल 31 जुलाई 2023 तक पूरा किया जाए। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कंगना रनौत इमरजेंसी फिल्म के सार्वजनिक रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करने वाले 2 सिखों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि ट्रेलर में गलत ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए। ये स्पष्ट है कि फिल्म सिख समुदाय के प्रति नफरत और हिंदुओं और सिखों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देती है। याचिका में कहा गया कि इमरजेंसी मूवी के ट्रेलर को देखने से ये तथ्य उजागर हो जाएगा। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक भेदभाव के कारण हिंदू समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए दिखाया गया, जिसमें एक बस को रोका गया था। याचिका में आगे कहा गया कि मूवी के ट्रेलर में संत जी को सौदा करते हुए दिखाया गया, जिसके तहत उन्हें आम चुनावों में वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से वादा करते हुए दिखाया गया। ये आरोप लगाया गया कि इस प्रकरण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, केवल सिख समुदाय और उसके धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए एक नौटंकी है। ये तर्क दिया गया कि फिल्म का जारी किया गया अंश सिखों के चरित्र को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और सिख विरोधी कथा बनाता है। ये प्रस्तुत किया गया कि विचाराधीन फिल्म में सिख और हिंदू समुदाय के भाईचारे पर प्रहार करके पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की पूरी क्षमता है, खासकर पंजाब में। इस प्रकार याचिकाकर्ता केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश देने की मांग करते हैं कि वे जांच कमेटी के साथ साथ फिल्म की रिव्यू कमेटी के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज मंगवाएं और सार्वजनिक डोमेन में रिलीज के लिए इसे जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द करें। इसमें सिख समुदाय को लक्षित करने वाले कथित दृश्यों को हटाने के निर्देश भी मांगे गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर पुणे में एक फूड ज्वाइंट को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। जस्टिस अतुल चंदूरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वे अमेरिकी खाद्य कंपनी बर्गर किंग ऑपरेशन की वकील हिरेन कामोद के माध्यम से दायर अपील पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगी और खंडपीठ ने मामले में सुनवाई स्थगित करते हुए कहा है कि तब तक प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम राहत जारी रहेगी। इसके द्वारा खंडपीठ ने पुणे अदालत के 16 जुलाई 2024 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसने शहर के लोकप्रिय खाद्य पदार्थ को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का उपयोग करने की अनुमति दी थी। निचली अदालत ने पुणे की इस खाद्य दुकान के मालिक अनाहिता और शाहपुर ईरानी को स्थायी रोक लगाने की मांग करने वाली अमेरिकी कंपनी की याचिका भी खारिज कर दी थी। निचली अदालत के समक्ष अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि उसने बर्गर किंग के नाम से 1954 में बर्गर बेचना शुरू किया था और सीबीआई ने 2011 में एक मुकदमा दायर कर पुणे के एक भोजनालय के मालिकों द्वारा ट्रेडमार्क बर्गर किंग के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने और 20 लाख रुपए के हर्जाने की मांग की थी। 2009 में भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर अमेरिकी कंपनी ने पाया कि पुणे भोजनालय पहले से ही बर्गर किंग नाम से चल रहा था। हालांकि पुणे भोजनालय के मालिक प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वे 1992 से व्यापार नाम का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने ये भी दलील दी थी कि याचिकाकर्ता ने पंजीकरण के बाद से लगभग 30 वर्षों से भारत में ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया है। मुकदमे में कोई योग्यता नहीं पाए हुए और जिले न्यायालय ने पाया है कि प्रतिवादी भारत में ट्रेडमार्क के पूर्व उपयोग करता है और मुकदमा खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने निचली अदालत के अंतिम
फैसले की प्रति मांगी और उनका अध्ययन करने के बाद कहा कि पुणे अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी कंपनी द्वारा दायर अंतरिम याचिका में कोई भी आदेश पारित करने से पहले विस्तृत सुनवाई आवश्यकता इसकी होगी, इसीलिए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने मंगलवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर आदेश पारित करने या आगे की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में वाजे द्वारा दायर याचिका पर संक्षिप्त दलीलें सुनी थी, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वाजे उस मामले में सरकारी गवाह बन गए और तब से हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी रिहाई की मांग करते हुए तर्क दिया कि देशमुख सहित सभी आरोपी जमानत पर बाहर है, वह सरकारी गवाह होने के नाते अभी भी हिरासत में है, इसीलिए उन्हें अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अंतरिम राहत के लिए याचिका में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने आदेश के लिए मामला बंद कर दिया था। मंगलवार को मामले के आदेश पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। हालांकि जब मामले को वापस बुलाया गया तो खंडपीठ ने कोई भी आदेश पारित करने से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस डांगरे ने खुद आपको बता दें कि कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से कहा है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे इस मामले से अलग होना पड़ा और आगे पड़ेगा। मैं कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकती हूँ और इस मामले को मेरे सामने न रखा जाए। गौर करने वाली बात यह कि सीबीआई ने 21 अप्रैल 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120B के तहत देशमुख और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित और बेईमान प्रदर्शन के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिए एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी ने महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों में देशमुख पर आरोप लगाया था। हिरासत में मौत के मामले में 2000 के दशक की शुरुआत में निलंबित किए गए वाजे ने दावा किया कि देशमुख ने 6 जून 2020 को पुलिस बल में उनकी बहाली के लिए पैसे की मांग की थी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.